हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्वेश्चन बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो लाइट इसने डाला, इल्यूमिनेट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डालोगे मेटल के सरफेस पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं करेगा, राइट। तो इसने बोला है कि व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। अब ये फोटो करंट की बात करें तो फोटो सेल से रिलेटेड चीज है और इसे काफी डिटेल में हम जानते हैं फोटो सेल कैसे वर्क करता है ना। तो यहाँ पे कई बार इस चीज को हमने ग्राफ बनाकर भी पढ़ा था कि फोटो करंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों, फोटो करंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट of frequency but it depends on the intensity of the light। अभी जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो मेटल के सरफेस को हिट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। मतलब फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को हाफ करो डबल करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंटेंसिटी को डबल किया तो फोटो करंट भी डबल होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिख रहा है वो रेडियो एक्टिविटी एंड एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स तो चाहिए ही नहीं, कॉमन सेंस कोई लगाएगा तो ये सॉल्व कर लेगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आप जो जो क्वेश्चन में लिखा है मैं उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम के कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं इसने 235 92 इज बॉम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन। अब एक न्यूट्रॉन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बच्चों, N01, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऊपर जो आप लिखते हो ये वाला चीज जो आप लिखते हो ये मास नंबर लिखते हो, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन इज अ न्यूक्लियॉन, तो 1 लिखेंगे। और नीचे जो आप लिखते हो एटॉमिक नंबर, ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब एक न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन थोड़ी ना होगा, तो ऐसा लिख देंगे। दिस गिव्स, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट देखो क्या लिखा है। एक तो इसने दे रखा है Kr, कुछ क्रॉम्पटन नाम का कुछ होता है ऐसा ही कुछ, बट हमें क्या करना है, केमिस्ट्री की बातें हैं। 36 प्लस और क्या रिलीज हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन्स। चलो बहुत बढ़िया, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहा है, मतलब एक न्यूट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस समथिंग, कुछ और रिलीज हो रहा है, वो कुछ और क्या है यही निकालना है हमें, है ना। तो भाई इसमें कोई भी लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कंजर्वेशन लगाना है। आप जो केमिस्ट्री में इक्वेशंस बैलेंस करते हो वही करना है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में 235 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 236। तो राइट हैंड साइड का भी मास नंबर 236 होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे z के पावर में a मान लूं तो मुझे कितना लिखना चाहिए बच्चों, 235 प्लस 1 ऑन LHS मस्ट बी इक्वल टू 89 प्लस 1, ऐसे ऐसे 3 न्यूट्रॉन है तो 1 into 3, तो 89 प्लस 3 प्लस a। बस काम खत्म, ए का वैल्यू आ गया 144। अब तो आंसर मिल चुका है आपको, ऑप्शन 1। आगे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन भी मास, एटॉमिक मास 144 लेकर होता तो हमें आगे भी सॉल्व करना होता, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर को भी चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखो 92 और यहाँ पे 0, तो LHS में कितना है बच्चों, 92 प्लस 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर इन RHS, दैट इज 36। न्यूट्रॉन का तो कुछ भी नहीं होता है, 0, और यहाँ पे Z का B मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना लिखना चाहिए मुझे, 36 प्लस B। तो भाई B की वैल्यू यहाँ से 56 आ जाएगी। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सिंपल है ना, फिजिक्स कहाँ है इसमें, तो सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है ना। तो आगे बढ़, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज दिस मच, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच, नियरली, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डीएनए वीएनए कहाँ से आ गया, बायो वायो की चीज है, कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही टाइम पास है। आप सुनो कैसे बनेगा ये। इसने एनर्जी दे रखा है हाउ मच 10⁻⁻20 जूल, और इसे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। दोनों ही एनर्जी के यूनिट है, जूल बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। आपको ये मालूम होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। अब मैंने क्लास में लिखाया भी था कि ये तो तरीका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, बट अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको 1 से डिवाइड देने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। 1 जूल में बच्चों होता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रिलेशनशिप, आप हमेशा याद रखना आगे के लिए भी, अगर आपको नेक्स्ट ईयर नीट देना है या किसी को, है ना। तो भाई कितने जूल है 10⁻⁻20, तो 10⁻⁻20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.242 इंटू 10⁻18, तो आप देखोगे कि यहाँ से कट जाएगा, ये -2 बचेगा, है ना। और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 6.242 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 0 कर देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 0.06 is the correct answer, isn't it? तो 0.06 है हमारा आंसर ऑप्शन। बस हो गया, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स का रिलेटेड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है ये क्वेश्चन। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज हाउ मच। तो सबको याद होगा आई गेस, ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एवरेज थर्मल एनर्जी कम्स आउट टू बी 3/2 kT, where K is Boltzmann constant। तो आप इसे K भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है Kb stands for Boltzmann constant and T stands for absolute temperature। अभी ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए पूछ देता तो हम क्या करते, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देते एवोगाड्रो नंबर से, है ना। मतलब 3/2 kT को आप अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये थर्मल एनर्जी आएगी 1 मोल ऑफ गैस के लिए। और K इंटू Na को क्या लिख सकते हैं बच्चों, R लिख सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप ये भी याद रखना फ्यूचर के लिए। फिलहाल तो यही आंसर है हमारा 3/2 kT। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर कहने का मतलब है इज आस्किंग फॉर कंडक्टर, राइट। क्योंकि कंडक्टर का अलग होता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर डिपेंडेंस अलग होगा, इंसुलेटर तो खैर आप छोड़ ही दो, राइट। तो बड़ा ही सिंपल है, आपने ये पढ़ा होगा रेसिस्टेंस की डिपेंडेंस R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली आपने रेसिस्टिविटी का भी पढ़ा होगा, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन से हमें काम है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इक्वेशन कौन से ग्राफ को डिपिक्ट करेगा। इट्स ऑप्शन बी, करेक्ट। बिल्कुल ऑप्शन बी को करेगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है एंड इट्स एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिराइव होता है। हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाकर इस इक्वेशन को निकाला था, राइट। सो द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन विल बी ग्राफ नंबर 2। सो लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स पे बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना। यहाँ पे आपको बताया गया होगा एक नेमोनिक्स बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आई होप आपको याद होगा, ये सब बहुत इजी चीजें हैं, राइट। तो ये आपके बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट था एंड रिपीटेडली आई सेड इन द क्लास कि ये पर्टिकुलर चीज, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है, इसलिए काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाने के चांसेस है। तो लो ये आ चुका है, तो मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कराता हूँ। 4 बैंड है हमारे पास। पहला बैंड जो है हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। दूसरा बैंड हमें सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर बताएगा, मल्टीप्लायर। और चौथा बैंड बच्चों टॉलरेंस बताएगा, कितना, टॉलरेंस। तो आप देखो पहला बैंड कौन सा कलर है, येलो कलर। आप अपने टेबल में देख सकते हो, येलो स्टैंड्स फॉर 4, राइट। तो येलो से मिला 4।
सेकंड बैंड हमारा वॉयलेट कलर है, वॉयलेट स्टैंड्स फॉर बच्चों 7, वॉयलेट स्टैंड्स फॉर 7, आप टेबल देख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लायर लिखेंगे, मल्टीप्लायर 10 के पावर में होता है, राइट। तो हमारा थर्ड बैंड है ब्राउन, ब्राउन का मल्टीप्लायर आप चेक करोगे तो 10 टू द पावर 1 मिलेगा। उसके बाद टॉलरेंस, गोल्ड का टॉलरेंस बच्चों होता है ±5%, तो ±5%, तो कौन सा आंसर आ गया 470 ओम और टॉलरेंस 5%, so that's option D, that's option 4, so that's it, as simple as that. Move on, let's move on to the next question. तो बच्चों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर इस टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कई बच्चों ने ये गलत किया होगा या नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। तो भाई इसने बोला है कि जब कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एयर था तो कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड थी। अब उसने बोला कि अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैराड, तो फाइंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब सबसे सिंपल बात यह है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो आपको मालूम होगा कि कैपेसिटेंस का ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब सी डैश क्या है स्टूडेंट्स, सी डैश इज द न्यू कैपेसिटेंस व्हेन यू इंट्रोड्यूस द डाइइलेक्ट्रिक, एंड सी इज द ओल्ड कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज एयर इन प्लेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। जब आपने डाइइलेक्ट्रिक की जगह पे एयर भरा है तो कैपेसिटेंस सी है, और जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है तो कैपेसिटेंस सी डैश है। और बच्चों के क्या है, के को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल, है ना। इसका दूसरा नाम होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो चलो भाई सी डैश की वैल्यू उसने दे रखी है 30, के हमें मालूम नहीं है, और सी की वैल्यू इसने दे रखी है जब एयर था तो 6 था, तो भाई ये कैंसिल हो गया और 5 आया, के की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब के क्या है बच्चों, के इज सेम एज एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, हमसे एप्सिलॉन आर नहीं पूछा गया है, दे हैव नॉट आस्क्ड अस द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दे हैव आस्क्ड अस सिंपली द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसको हम दूसरे वर्ड में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं। तो ये रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे ध्यान से समझना, epsilon stands for the permittivity of the medium, epsilon r stands for the relative permittivity of the medium, which is also called dielectric constant, or epsilon naught stand for absolute permittivity of the medium or permittivity of the free space, sorry, permittivity of the free space or vacuum, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, और एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये एप्सिलॉन क्या है जो हमें निकालना है, ये एक्चुअली क्या है बच्चों, एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दैट्स इट। तो भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 into 10 to the power -12, और एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम निकाल चुके हैं 5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ऑप्शन 3 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ये भी हो गया, चलो आगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड है। आप देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 through 1 Kelvin are in the ratio। सबसे पहली बात, जब आप हीट करोगे स्फेरिकल बॉडीज को, कॉपर के हैं दोनों, मतलब सेम मटेरियल है, मतलब दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, पहला क्लू मिल गया। दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, दोनों को सेम टेम्परेचर से इंक्रीज कराना है, मतलब डेल्टा टी भी सेम है दोनों के लिए, राइट। डेल्टा टी इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट, केस 1 केस 2, बट रेडियस अलग है बच्चों। इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है, और R1 is to R2 की वैल्यू दे रखी है 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड, मान लो कि Q1 हीट रिक्वायर होता है पहले स्फीयर को हीट करने के लिए, और Q2 इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड स्फीयर, ठीक है। तो ये Q की वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, Q is equal to ms delta T, we are going to use the relationship of specific heat capacity, S stands for specific heat capacity, since they are of same material, कॉपर का बना है इसलिए दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने सेम लिया है S, है ना। अब यहाँ पे क्लू क्या है ना,
आप दोनों ही स्फीयर्स को जब हीट कर रहे हो तो दोनों का एस सेम है, दोनों को सेम टेम्परेचर से राइज कराना है, डेल्टा टी भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है? मास डिफरेंट है। मास क्यों डिफरेंट है बच्चों? क्योंकि इनका रेडियस डिफरेंट है। क्या मैं बोल सकता हूँ मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? क्योंकि डेंसिटी तो सेम है ना दोनों की, क्योंकि दोनों कॉपर के बने हैं। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? तो क्यों ना हम इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल ले, वही मास का रेशियो होगा, और जो मास का रेशियो होगा वही हीट रिक्वायर्ड का रेशियो होगा। क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 upon Q2 equal to M1 upon M2, simple, and M1 upon M2 can be written as volume of 1 upon volume of 2। ऐसा क्यों? क्योंकि S और डेल्टा T तो सेम है ना दोनों के लिए। तो सिंपली हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, और आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ a sphere is 4/3 pi r cube। तो R1 by R2 का क्यूब निकाल लेते हैं उनका रेशियो। तो यहाँ से आएगा 27 डिवाइडेड बाय 8। जो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब है वही V1 अपॉन V2 होगा, और जो V1 अपॉन V2 है वही M1 अपॉन M2 होगा, और जो M1 अपॉन M2 है वही Q1 अपॉन Q2 होगा। मतलब आंसर मिल चुका है, ऑप्शन 1, 27 अपॉन 8। तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे छिपा हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता था ये जब हम पढ़ते थे, तो राइट। तो इसको करते हैं, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना तो ev आएगा, राइट। अगर v वोल्ट से आप एक चार्ज पार्टिकल को, अगर एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से आप एक्सेलरेट कराते हो, तो एट द एंड ऑफ इट्स जर्नी उसकी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E into V, राइट, where V is the potential difference। अब हमें मोमेंटम मालूम है कि मोमेंटम को रिलेट किया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी से by using this formula, kinetic energy equal to p square upon 2m। अब आप देखो निकालना क्या है, if the de Broglie wavelength of electron is this much, the potential difference is how much। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि हम क्या करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप निकाल लो पी इक्वल टू √2 टाइम्स एम के, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो एच अपॉन √2 टाइम्स एम के। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और के की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमें मालूम है, कितनी, ईवी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना अगर आप, तो अगर जिसने भी मुझसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है तो उन्हें याद होगा इसके आगे मैंने क्या किया था। आप देखो h इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल e की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है, वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अननोन सिर्फ b है, तो इन सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू मैंने निकाल दिया था क्लास में, और डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था 12.27 डिवाइडेड बाय √v एमस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि v इज इन वोल्ट्स, v is in volts and lambda is in Armstrong, है ना बच्चों, lambda is in Armstrong। तो ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा ना वो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में बना देगा, और जिसे याद नहीं है उसे ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा और 3-4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करो, मैंने नोट्स में लिखा था, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो इससे आंसर कैसे आता है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है उसने, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, हाँ, तो इसने दे रखा है 1.227 इंटू 10⁻²। बट प्लीज नोट करना यहाँ पे ये नैनोमीटर में दिया है, बट जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए, तभी वोल्टेज वोल्ट में आएगा। तो नैनोमीटर को एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.227 इंटू 10⁻², को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻1 होगा। This must be equal to 12.27 divided by √v। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है बस। तो इस 10⁻1 को मैं नीचे लिख देता हूँ 10, और 3 जीरो ऊपर से ले आता हूँ, यहाँ से 2 जीरो इधर ले आता हूँ, इनको कैंसिल करेंगे, ये सब कैंसिल हो गया, √v इक्वल टू 100, v इक्वल टू 10 वोल्ट, आंसर है ना, सिंपल। तो इसीलिए मैं कहता था जब भी कोई ट्रिक बताऊं तो उसे ध्यान रखना, जिस बंदे को ये याद है उसके लिए 10 सेकेंड आंसर, है ना, और नहीं याद है तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा लेंथी होगा, यू शुड बी क्विक ऑन योर कैलकुलेशंस। सो द करेक्ट आंसर इज 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों ये काइनेमेटिक्स है, मोशन इन वन डायमेंशन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको।
हमारे पास एक टावर है स्टूडेंट्स, वी हैव अ टावर, a ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second from the top of a tower. तो ये लो 20 से फेंका। अब क्या लिख रहा है कि before hitting the ground, after some time obviously it will hit the ground, so it hits the ground with a velocity 80 meter per second. चलो ये भी लिख दिया। अब इसने क्या बोला है, find the height of the tower, assuming g equal to 10 meter per second square. तो देखते हैं इसको अप्रोच करते हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी v गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, तो क्या टाइम निकाला जा सकता है? बिल्कुल। तो v इक्वल टू u प्लस 80 अप्लाई करके हम पहले तो टाइम निकाल लेंगे। सो v इज 80 स्टूडेंट्स, u इज 20 एंड g इज 10 into t, है ना। सारी चीजें नीचे की तरफ है, आप सबको नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, है ना। बस तो भाई 80 इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू टी, मैंने नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया है, इसलिए मैं ऐसा प्लस साइन लिख रहा हूँ। तो भाई यहाँ से कितना आ गया, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आया स्टूडेंट्स, राइट। 10t इक्वल टू 60, यस। बट हमें टाइम नहीं निकालना था, हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। अब आप आइदर ऑफ द टू इक्वेशंस यूज कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे उसको, या फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हो। मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करता हूँ। तो s कितना है बच्चों, s इज द हाइट ऑफ टावर, u कितना है 20 और t कितना है 6 प्लस हाफ a is acceleration due to gravity which is 10 into t square is 36। तो भाई यहाँ से ये कट गया, 120 प्लस 180 that is equal to 300 meter if I am not wrong, 120 plus 180, हाँ 300 meter is the correct answer, option 4 is the correct answer। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट से है, लॉजिक गेट हाईली स्कोरिंग टॉपिक, रिपीटेडली बोला था मैंने, राइट। तो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों एक्चुअली में ट्रूथ टेबल है, तो हम एक अपना ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो भाई ऐसे ट्रूथ टेबल बनता है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, तो इनपुट्स है a और b और आउटपुट है बच्चों y। तो भाई कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, याद होगा आपको मेथड कैसे करते थे, 0 0 1 1 0 1 0 1, काम खत्म। अब इन चारों पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स लिख लेंगे तो ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा। है पहला देखते हैं, नंबर 1 में क्या है, a भी 0 है b भी 0 है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, a की वैल्यू 0, इसके ठीक आगे हमारे पास नॉट गेट है बच्चों, जिसे टॉगल गेट भी बोलते हैं। नॉट क्या करता है, उल्टा करता है, 0 को बनाएगा 1 और 1 को बनाएगा 0। तो यहाँ पे 1 आया, b भी 0 है तो यहाँ पे भी 1 आया। अब ये दोनों ही 1 यहाँ पे पहुंच गए, और ये कैसा गेट है स्टूडेंट्स, ये सामने में क्या दिख रहा है आपको, और गेट, लेकिन उसके आगे एक बबल बना हुआ है, मतलब ये एक्चुअली नॉर गेट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली अ नॉर गेट, राइट। तो भाई सबसे पहले फिर से देखते हैं, ये 0 यहाँ पे बन गया 1, ये 0 यहाँ पे बन गया 1। अब ये दोनों ही 1 आए, पहले तो और का ऑपरेशन होगा, मतलब प्लस 1 प्लस 1 1, लेकिन और नहीं है, ये नॉर है, सामने में एक टॉगल है, तो 1 को क्या बना देगा 0, मतलब पहले इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा बच्चों 0। अब दूसरे वाले पे करते हैं, जब एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है, तो भाई यहाँ पे 0 लेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 लोगे तो ये 0 आएगा। 1 प्लस 0 1, लेकिन उसका टॉगल, उसका उल्टा 0, मतलब यहाँ पे 0। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा बच्चों। अब लास्ट केस जब दोनों ही इनपुट ऑन हो, मतलब दोनों 1 है, तो ये 1 तो यहाँ 0, ये 1 तो यहाँ 0, 0 प्लस 0 0, लेकिन उसका टॉगल बनेगा 1, मतलब फाइनली 1। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, मुझे तो ऑप्शन ए दिख रहा है, मुझे तो ऑप्शन ए दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so I hope you enjoyed it. Do not forget to like and subscribe the channel if you understood most of the solutions. Remaining questions भी जल्द से जल्द upload कर दूंगा। Till then, take care, bye bye. I wish you all the best for your results. Thank you so much.